नमस्कार, मैं प्रभात रंजन दीन। आज डंके की चोट पर आपका स्वागत है। और यह जो कार्यक्रम है इसमें थोड़ी बहुत जो तब्दीली है आप देख रहे होंगे। और पिछले दिनों डंके की चोट पर एक कार्यक्रम हम लोगों ने पेश किया और उसका शीर्षक था डाक खाने के डकैत। आप लोगों ने वो खबर देखी और उस खबर ने इतनी व्यापक उसका एक प्रभाव हुआ और उसकी इतनी व्यापक प्रतिक्रियाएं मिली आपकी तरफ से कि यह लगा कि इस तरह का जो प्रोग्राम लाइव हो, जैसे डंके की चोट पर हम लोगों का जो कार्यक्रम है वो खास और खोजी खबरें, आप जानते हैं कि खास और खोजी खबरों को लेकर हम आते हैं हर हफ्ते शनिवार को और आपके सामने एक नई खबर हमने प्रस्तुत करते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने जो डाकखाने के डकैत है वो खबर जो है, वो जो मुद्दा है, उससे जो आक्रांत लोग थे, उसके जो भुक्तभोगी थे, उन भुक्तभोगियों को दर्शक दीर्घा के सामने रखा गया और उनकी जो भी आप बीती थी माफ करिएगा, उनकी जो आप बीती थी, उनके साथ जो कुछ भी हादसा हुआ था, उनके साथ जिस तरह से डाक विभाग के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने लूटपाट मचाई थी, तो यह था कि आपके सामने भुक्तभोगियों का सीधा बयान हो। और इस पर आपकी व्यापक प्रतिक्रियाएं मिली और इससे लगता है कि हमारा जो प्रोग्राम है और हम जो आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं सीधे तौर पे, इसमें हम लोगों को कामयाबी मिल रही है और यह हम लोगों को उत्साहित भी करता है कि हम सीधे तौर पे आपसे जुड़ें और आप हमारे साथ जुड़ें। आज इसी तरह की एक स्टोरी लेकर हम आपके पास आए हैं। अलग से कोई पैकेज नहीं है, अलग से कोई प्रोग्रामिंग नहीं है और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग बिल्कुल हार्ड और क्रूड खबर सीधे आपके पास ले चलते हैं। यही हमारी पत्रकारीय जिम्मेदारी है, हमारा कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है हमारी। हम जिस खबर की चर्चा कर रहे हैं, आप ये सोचें कि पुलिस में, वो पुलिस प्रासंगिक इसलिए है कि तमाम अधिकारी, तमाम नेता, तमाम लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, पुलिस को दुरुस्त करने की बात करते हैं। और जबकि पुलिस के साथ ये हुआ है कि पिछले लंबे, मैं कहता हूं कि 1980 के बाद से लेकर आज तक पुलिस का जो प्रमोशन है, वो प्रमोशन तो हुआ नहीं, जो सही रास्ते से नियमानुकूल होना चाहिए वो हुआ नहीं, प्रमोशन बेचा गया। आपको बड़ा अटपटा लगेगा ये सुनते हुए, लेकिन यह फैक्ट है, यह हकीकत है। हम अभी आएंगे, इस पर उतरेंगे, विस्तार से बताएंगे आपको कि प्रमोशन का घोटाला किया गया, प्रमोशन बेचा गया और 80 से लेकर आज तक जितने भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी जो मझोले दर्जे के अधिकारी होते हैं और वो डीएसपी और एसपी के पद पर तरक्की पाते हैं, उनकी तरक्कियां बेची गईं। नेताओं ने उनकी तरक्कियां बेची और उसके एवज में पैसे कमाए। इसके विस्तार में हम चलेंगे। हमारे साथ जो है, जो वक्ताओं की टोली है आज, यह आप मान के चलें कि वो वक्ताओं की टोली भुक्तभोगियों की भी एक टोली है। वो जांबाज अधिकारी हैं जिन अधिकारियों के बूते पुलिस ने तमाम सफलताएं हासिल की, तमाम सही इनकाउंटर्स हासिल किए। मैं इसको बहुत ही रेखांकित करके कह रहा हूं, सही इनकाउंटर्स। जो फर्जी इनकाउंटर्स पर जो प्रमोशन पाते हैं, उसके बरक्स, उसके समानांतर मैं इन 4 लोगों को आपके सामने रखता हूं और मैं आपसे यह बताता हूं कि हमारे साथ एक लीगल एक्सपर्ट हैं, 4 लोग हैं, इनका नाम मैं बताऊंगा अभी। लेकिन आप यह ध्यान रखें कि हमारे दफ्तर के बाहर 40 ऐसे अधिकारियों की भीड़ बैठी है। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है, हम पत्रकारिता के फोरम है। हमारे साथ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिन अधिकारियों की यही पीड़ा है, जो ये प्रतिनिधित्व करेंगे, ये अधिकारी, और ये बताएंगे कि ये जांबाज अधिकारी और इनको प्रमोट नहीं किया गया, इनके साथ तमाम तरह के जो नकारात्मक खेल हैं सियासत के, वो खेले गए और प्रमोशन उनको दिया गया जिन्होंने नेताओं के यहां सब्जियां पहुंचाई, नेताओं के पैर छुए और नेताओं की तीमारदारी की। उनको सिपाहियों को डीएसपी बनाया गया, एडिशनल एसपी बनाया गया और ये जो अधिकारी थे सब इंस्पेक्टर में तैनात थे। आपको ये भी बता दें कि ये जो इंस्पेक्टर्स हैं आज रिटायर्ड हैं। ये इंस्पेक्टर्स तो कंधे पर इंस्पेक्टर का तमगा लगा था, लेकिन ये सैलरी एसपी की पा रहे थे, एडिशनल एसपी की पा रहे थे
और ये रिटायर्ड होकर अपने अपने घरों में आ गए। आज हम लोगों ने संयोजन किया और इनके साथ संवाद बनाया और इनसे आग्रह किया कि आप सीधे हमारे दर्शक दीर्घा के सामने आए और आप अपनी आप बीती बताएं। हम अलग से पैकेज दिखाएं, उससे अच्छा है कि आपका पैकेज आपके मुंह से जनता दीर्घा के सामने आए। मैं अब आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ बैठे हैं, मैं सबसे पहले योगेश जी का परिचय कराता हूं। योगेश मिश्र जी आपके साथ डिबेट में कई बार आ चुके हैं। योगेश मिश्र जी विधि विशेषज्ञ हैं, कानून विशेषज्ञ हैं, और आज योगेश जी को खास तौर पे आपको बुलाया गया है क्योंकि ये जो एक विधि की एक अजीबो गरीब समस्या, कॉन्ट्रडिक्शन जो है, वो हम लोग आपके सामने चर्चा करेंगे इस पर। आपका स्वागत है योगेश जी। हमारे साथ इंस्पेक्टर, रिटायर्ड कहते हुए बड़ा अच्छा नहीं लगता सिंह साहब, व्हाट आई से, आई मीन योद्धा कभी रिटायर्ड नहीं होता है और मैं आप लोगों को योद्धा मानता हूं। एसके सिंह साहब आपका स्वागत है। हमारे साथ सीपी सिंह साहब हैं, अगर मैं नाम सही बोल रहा हूं। सीपी सिंह साहब हैं, इंस्पेक्टर हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, एडिशनल एसपी की सैलरी पा रहे थे, रिटायर्ड हो चुके हैं इंस्पेक्टर के पद के साथ ही। सीपी सिंह साहब आपका स्वागत है। जेपी पांडे जी हमारे बीच में मौजूद हैं। जेपी साहब आपका स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं एसजी गुप्ता जी। गुप्ता साहब आपका स्वागत है। और मेरी सूत्रधारीय भूमिका उतनी थी, मैंने ये विषय आपके सामने रख दिया है और यह एक खोजी खबर है, खास खबर है। और ये खोजी खबर ऐसी नहीं है कि जिस पर मीडिया की निगाह नहीं है। मीडिया की निगाह है, अखबार वाले जानते हैं, कुछ अखबारों में खबर भी छोटी मोटी आई है। मैं भी जिस समय अखबार में था उस समय मैंने ये स्टोरी की है, लेकिन यह स्टोरी आज मौजूद है। अखिलेश सरकार के समय में रैंपेंट हुआ और अखिलेश सरकार का जब घोटाला, अखिलेश सरकार के कार्यकाल में जब ये घोटाला हुआ, इसको नियुक्ति का घोटाला कह सकते हैं, प्रमोशन का घोटाला कह सकते हैं, यह घोटाला हुआ तो यह उम्मीद थी कि नई सरकार जब आएगी तो यह घोटाला खुलेगा और ऐसे जांबाज अधिकारी जिसके बूते पर पुलिस, जिसके बूते पर मुख्यमंत्री ठोक दो का नारा लगाते हैं, वो खुद ठुके हुए हैं। तो उनकी जो स्थिति है, ये सरकार जब आई थी तो लगा था कि योगी सरकार भ्रष्टाचार के, निवर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार के मसले खोलेगी, कार्रवाई होगी और इनको न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा योगी सरकार ने नहीं किया। इस पर कैसे कैसे फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे कैसे सरकार ने, अखिलेश सरकार का फर्जीवाड़ा हुआ, कैसे योगी सरकार ने दबाया, कैसे इन लोगों ने लगातार योगी सरकार को इसके बारे में इत्तिला दी, सूचना दी, औपचारिक रूप से जानकारी दी, न्याय की अभ्यर्थना की, लेकिन इनको कोई न्याय हासिल नहीं हुआ। इस बीच में अदालत का भी एक रेफरेंस आएगा, वो जब हम लोग स्टोरी में आएंगे, कहानी में आएंगे तो हम इस पर आएंगे। लेकिन अभी आपको मैं उन अधिकारियों से मिलवाता हूं और उनसे जो जिस्ट में बात करनी है वो आपको बताएंगे और उसके बाद फिर हम योगेश जी आपके पास आएंगे। मैं सबसे पहले एसके सिंह साहब के पास चल रहा हूं। एसके सिंह साहब, मेरा स्पेसिफिक सवाल है, आप कब से पुलिस में आए और प्रमोशन का क्या हुआ और आपने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं अपने कार्यकाल में? धन्यवाद प्रभात जी। मैं 1981-82 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत था। वहीं से परीक्षा पास करने के बाद पुलिस की सेवा में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुआ। सेवा के दौरान तमाम उल्लेखनीय कार्य हुए, जिनकी संख्या इतने अल्प समय में गिनाना असंभव है, परंतु उसमें से कुछ उल्लेखनीय कार्य जो लखनऊ की राजधानी में एसटीएफ की नियुक्ति के दौरान मेरे द्वारा लगभग मेरे नेतृत्व में संपन्न किए गए, उसमें से एक दुर्दांत दस्यु हफीजुल्ला और उसका सगा बहनोई सलीम, जिस पर हफीजुल्ला पर 50,000 का इनाम तत्कालीन सरकार के द्वारा था और सलीम पर 5,000 का इनाम था, जो जब से एसटीएफ की स्थापना हुई थी तब से इन पर एसटीएफ और जिला पुलिस के कर्मी निरंतर प्रयास कर रहे थे, परंतु सफलता नहीं मिली थी। इन दोनों दुर्दांत दस्युओं को जान पर खेल करके अपनी टीम के साथ हमने यहीं गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने सायंकाल लगभग 8 बजे के आसपास इनको पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया था। तत्कालीन एडीजी श्री ब्रजलाल सर
मौके पर आए थे। तमाम अन्य उच्चाधिकारी और एसटीएफ के उच्चाधिकारी गण भी आए थे। मौके पर आप पत्रकार बंधुओं के द्वारा पूछे जाने पर, जो भी उपस्थित आए थे वहाँ पर, लगभग पूरी मीडिया थी, उन्होंने पूछा कि इतने दुर्दांत 10 चुके एनकाउंटर के पश्चात आप इसमें लगी हुई टीम को आप कुछ रिवार्ड देना चाहेंगे। मौके पर श्री ब्रिजलाल सर ने घोषणा की थी कि इसमें सम्मिलित सभी पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा और फाइलें भी भेजी गई। परंतु किन्हीं कारणों से, जिनका उल्लेख अभी आप कर रहे थे, भ्रष्टाचार की अंधेरी सुरंग में डूब करके ये फाइलें मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ आपको। धन्यवाद। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट तथ्य है योगेश जी, आप ध्यान में रखिएगा, हम लोग इस पर आएंगे कि इस तरह का इनकाउंटर हुआ और वो भी राजधानी लखनऊ में इनकाउंटर हुआ और वो असली इनकाउंटर हुआ और उसमें स्पॉट पर एडीजी ने, वो एडीजी थे उस समय, लॉ एंड ऑर्डर, एडीजी ने घोषणा की कि इनको आउट ऑफ टर्न तरक्की दी जाएगी, तो तरक्की नहीं दी गई, आज तक तरक्की नहीं उसकी मिली। मैं रिटायर होकर आपके सम्मुख हूँ जी। और आपको उस समय कुछ रिवार्ड वगैरह मिला कि नहीं? रिवार्ड, कुछ आर्थिक रिवार्ड मिला था जो उस पे इनाम थे। अब मेरा उस रिवार्ड का मतलब यह है कि इस तरह की जांबाजी का जो एक ये होता है कि आपको एक साहसिक पुरस्कार मिलता है, वीरता का पुरस्कार मिलता है, जो पुलिस के मेडल वगैरह मिलते हैं, वो कुछ मिला कि नहीं? कुछ नहीं मिला। चलिए इसको सनद रखें और जनता दीर्घा इसको सनद रखें। मैं इसके बाद क्रमवार आ रहा हूँ, आपके पास आता हूँ सिंह साहब, सीपी सिंह साहब जी। नमस्कार, धन्यवाद। आपके कार्यकाल की सबसे चुनिंदा जो आपकी जो उपलब्धि है, अचीवमेंट है, उसको बताएं। और वो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि आउट ऑफ टर्न तरक्की का आश्वासन दिया गया और आपको नहीं मिला? बिल्कुल सर, मैं जो है वह 1982 बैच के सीधी भर्ती का उप निरीक्षक था और 32 साल के सेवा कार्य में मेरा जो है वह उसमें से कम 20 से 25 जो है आउटस्टैंडिंग जो है वह एसीआर भी रहे। लगातार मैं जो है वह विभिन्न जिम्मेदारी के पदों पर थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त रहा। जहाँ तक प्रमोशन की बात है, 2000 मेरे पूरे जो है वह 1997 के बाद 2005 में और 2005 के बाद तो एक लंबी 7 साल के गैप के बाद 2012 में जो है वह हम लोगों का जो है सिलेक्शन एज इंस्पेक्टर हुआ। समस्या ये थी कि जो है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश था कि जो है वह हर साल के हिसाब से, रिक्तियों के हिसाब से उप निरीक्षक से निरीक्षक बनाए जाएं। उस क्रम में मैं 2008 मैं बीच में रोक रहा हूँ, इस पर हम लोग फिर आएंगे, इस पर विशद चर्चा होगी। मेरा ये था कि आपका कोई स्पेसिफिक इस तरह का कोई अचीवमेंट रहा हो जिसको लेकर आपको अधिकारियों ने कहा हो कि आउट ऑफ टर्न आपको प्रमोशन दिया जाएगा और नहीं दिया गया? नहीं, आउट ऑफ टर्न के बारे में तो मेरा कोई इस तरह से नहीं था, लेकिन जो है वह मेरा रिकॉर्ड जो है वह सबसे अच्छा रहा। और आपको मैं बताया मैंने कि 32 साल की नौकरी में 20 मतलब रिकॉर्ड आपका अच्छा रहा, इसके बावजूद आपके प्रबंधन ने और आपके उच्चाधिकारियों ने आपको आउट ऑफ टर्न तरक्की देने की जरूरत नहीं समझी? निश्चित रूप से जी। अब पांडे साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जेपी पांडे साहब, आपकी त्वरित टिप्पणी। मैं 81-82 बैच का डायरेक्ट उप निरीक्षक रहा और करीब 37 साल लंबी अवध सेवा के उपरांत जो है अनेक सराहनीय कार्य किए गए। मैं 2007 में फैजाबाद जनपद में थानाध्यक्ष कुमारगंज था। वहाँ के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन अमेठी के ताला खजरी रेलवे स्टेशन पर एक घटना घट गई थी। उस समय घटना के संबंध में कुछ जानकारी हमें प्राप्त होने के बाद एसटीएफ से संबद्ध हो गया था और उसका दायित्व मुझे दिया गया था। 2 सिपाहियों की हत्या के होने के और राइफल वगैरह सब छीन ले गए थे और 2 सिपाहियों की हत्या उसी रेलवे स्टेशन पर की गई थी। अच्छा, उसका किन लोगों ने डकैतों में? नहीं, बदमाश थे उसमें, उस समय तो अज्ञात था। अच्छा, ठीक है। बाद में और उस समय डीजी साहब थे, बुआ सिंह साहब थे और लंबे करीब 15-20 दिन के बाद उपरांत ही जो है दोनों तरह राइफलें और भारी मात्रा में कारतूस और अवैध असलहे बरामद हुए। मुठभेड़ के दौरान ये मोहल्लागंज में मुठभेड़ हुई थी। अच्छा। उसमें एक बदमाश मारा गया था जिसका नाम बाद में शिनाख्त होने पर सूरज सिंह मालूम पड़ा था। अच्छा। जिसको सीतापुर के कुछ नेताओं, सफ़ेदपुर नेताओं को वर्चस्व भी प्राप्त था। उसमें बुआ सिंह ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देने की घोषणा की थी लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया, मायावती गवर्नमेंट आ गई, फाइल जो है बस ठीक है पांडे जी, मैं आता हूँ फिर आपकी तरफ। इसमें एक बात मैं निवेदन करना चाहूँगा। इसमें जो मेन अभियुक्त था
उसके एनकाउंटर में भी मैं रहा हूँ। वो रायबरेली में हुआ था, बछरावा के पास। और इसका कंप्लीट रहस्योद्घाटन और दोनों बदमाशों को बहुत कम समय में एलिमिनेट किया एसटीएफ ने, जिसमें टीम यही थी। और इसकी बड़ी सराहना हुई थी इसलिए क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री बहन जी की सरकार ने तुरंत शपथ ग्रहण किया था। परंतु चलिए खैर, वो उस पर आते हैं फिर। लेकिन इसके बावजूद कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन वगैरह की कोई आपके पहल सामने नहीं। नहीं दिया गया, नहीं दिया हाँ, गया। एसजी गुप्ता साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। और गुप्ता साहब, आप जल्दी से अपनी बात बताएं और हम लोग फिर जो असली मुद्दा है उस पर हम लोग फिर आते हैं। धन्यवाद प्रभात जी। मैं 81-82 बैच का सब इंस्पेक्टर हूँ और लगभग 19 थानों में मैं स्टेशन अफसर रहा। अपने नियुक्ति के वाराणसी के कार्यकाल के समय एक दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 4 दुर्दांत बदमाश, जिनके ऊपर एक लाख का इनाम था, और वो राजेंद्र प्रसाद पांडे नाम था उसका। वो अरुण गवली, जो महाराष्ट्र का एक माफिया था उस समय, बड़ी चर्चित घटना है। उसका शूटर था, मेन शूटर था। 4 बदमाश दिन दहाड़े रुक करके 3 स्थानों पर मारे गए थे, जिसमें से राजेंद्र प्रसाद पांडे मुठभेड़ के समय भागा वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर। उसके हाथ में AK-47 थी, राइफल थी, और उससे वो लगातार फायर करता रहा, जिसको मैंने अकेला पीछा करके एक दूसरे गांव में, रसूलपुर गांव था, वहां जाकर के उसने एक बुढ़िया को भी पकड़ लिया था अपनी जान को बचाने के लिए। फायर करता रहा। उस मुठभेड़ में उसको मैंने मार गिराया। उसके ऊपर 1 लाख का इनाम था। उसके बाद एक बदमाश और मारा गया, जो वो 1 लाख का इनाम मिला कि नहीं आपको? वो इनाम नहीं मिला, ना आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। गुड। इसका साइटेशन प्रस्ताव आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का उस समय के DIG श्री रंजन द्विवेदी साहब ने भेजा था शासन को, सरकार को। और उसके बाद इस घटना के 29 जून 1997 की घटना है ये, और 7 अगस्त 1997 को उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती जी की मंडलीय समीक्षा थी सर्किट हाउस में। उस मंडलीय समीक्षा में भी इस मुठभेड़ की उन्होंने भूर प्रशंसा भी की थी, और कहा था कि जिन पुलिसकर्मियों ने इसमें जान की बाजी लगा करके इतने बड़े बदमाशों को मारा है, उनको 1 रैंक प्रमोशन दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य था कि उसके बाद ये नहीं सरकार आया। ठीक है गुप्ता जी, गिर गई, और उसके बाद भी काफ़ी प्रयास हम लोगों की तरफ से उस ठीक समय है, के- इस पर हम लोग बाद में आते जी हैं। और ये जो बात है, ये एक सैंपल केसेस थे जो आपके सामने हम लोगों ने रखे, और यह बात मैंने एक रिपोर्टर ने आपको नहीं बताई। यह रिपोर्टर ने आज आपको खुद जो विक्टिम है उनके मुंह से सुनवाई। इससे ज़्यादा कुछ भी ऑथेंटिक नहीं होता। अब ये जो कुछ दस्तावेज आप देख रहे हैं, और वो आप देखेंगे कि गुप्ता जी के सामने में भी कुछ दस्तावेज रखे हुए हैं। ये जो दस्तावेज हैं, ये उन सारे अधिकारियों के से जुड़े हुए दस्तावेज हैं, जो अधिकारी, जैसा मैंने आपको बताया कि वो सारे अधिकारी बाहर बैठे हैं और वो ये कार्यक्रम भी देख रहे हैं। और ये जो 4 लोग हैं, ये जो एक सैंपल केस है, इतना दस्तावेज और इतने रेफरेंसेस सबको एक साथ दिखाना वो संभव नहीं है, इसलिए कि हमारे पास लिमिटेड समय है और उसमें बहुत सारी बात करनी है। अब ये बात का लब्बो-लुभाव ये है, योगेश जी जो विधि विशेषज्ञ हैं, आप कई बार मिल चुके हैं, और उनके पास मैं आता हूँ। और योगेश जी इस तरह से एसके सिंह से शुरू करें और गुप्ता जी पर आए। ये जो 4 केसेस देखे, इस तरह के बहुत सारे केसेस आप देख रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं आप जो हैं। ये जो केसेस हैं, ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का अधिकारियों ने कहा, साइटेशन का प्रस्ताव भी गया और सब कुछ हुआ, इसके बाद भी वो नहीं किया गया। लेकिन इसके बाद की जो सरकारें हैं, मायावती के बाद की जो सरकार आई खास तौर पे, और अखिलेश सरकार आई, और अखिलेश सरकार ने यहाँ तक कि रेट्रोस्पेक्टिव तरीके से भी, यानी मुलायम सिंह के, मैं अगर गलत होऊंगा तथ्यात्मक रूप से आप लोग सुधार दीजिएगा, लेकिन जो मैं, इसलिए कि मैंने स्टोरी की है और स्टोरी के अंदर से मैं गुजरा हूं, तो मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं दर्शक दीर्घा को बता दूं
कि अखिलेश यादव को सत्ता जब मिली तो उनने अपने पिता के जमाने के जो सेवादार थे, जो अधिकारी नहीं कहेंगे, पुलिसकर्मी जो घर में उनके सेवादार थे, उनकी संख्या मैं समझता हूं कि 32 या 33 रही होगी। करेक्ट, एकदम सही। और वो 32 अधिकारियों को उन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया अपने समय में। और उसके बाद अखिलेश ने अपने सेवादारों की भी जो टोली थी उसमें भी 46 अधिकारियों को उठाकर प्रमोशन दिया। और योगेश जी, आप आश्चर्य करेंगे कि इनमें से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सिपाही थे, वो डीएसपी बना दिए गए क्रमानुसार। जबकि ऑर्डर आप तो देख रहे हैं कि नियम आप देख रहे हैं कि ऑर्डर जो है उसमें यह है कि आउट ऑफ टर्न जो प्रमोशन दिया जाएगा उसका कैडर वाइज, कैडर से लेना देना नहीं है। आप जो है आउट ऑफ वे प्रमोट कर दे रहे हैं, उनको बेनिफिट्स मिले, लेकिन प्रमोशन जो है वो कैडर के आधार से होगा, निश्चित रूप है ना। वो संवर्गीय तौर पर होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया। इस तरह से कुल मिलाकर संख्या मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं, बहुत स्पेसिफिक नहीं बता रहा, लेकिन यह संख्या जो है 1200 से कम नहीं है, अधिक ही होगी। और इतने लोगों को इन्होंने अनाप शनाप तरीके से प्रमोट किया। मैंने आपसे बताया कि जो एयरपोर्ट पर एक अधिकारी, एक व्यक्ति, एक पुलिसकर्मी ऐसा भी है जो एयरपोर्ट पर अमर सिंह के पैर छूता था, मुलायम सिंह के पैर छूता था। बिल्कुल सही। मैं तो सीधे तौर पे बात कर रहा हूं। आउट ऑफ टर्न स्तर का उनका कार्य भी नहीं था, फिर भी भाई पैर छूना आउट ऑफ टर्न का तो कार्य था ही। नाम यशवंत सिंह है उनका। भाई भारतीय लोकतंत्र की यही तो दशा है। सदानंद। अब मैं योगेश जी आपसे हाँ, स्पेसिफिक ऐसा नहीं, ठीक आप लोग आपस में बात करेंगे तो दिक्कत होगी। योगेश जी, आपकी तरफ स्पेसिफिक सवाल लेकर आ रहा हूं कि अखिलेश सरकार का कार्यकाल जो है जिसमें यह घोटाला हुआ, दिस वाज अ क्लियर केस ऑफ क्रिमिनल एक्ट। यस। और उसके बाद योगी सरकार को इन लोगों ने तमाम, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट भी हैं, और ये पहली जो चिट्ठी है यही है जो मुख्यमंत्री को दी गई थी, और लगातार इस तरह की चिट्ठियां दी जा रही। तो योगी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, यहां तक कि इसको दबाने का काम किया। दिस इज ऑल्सो ए क्रिमिनल एक्ट। Yes. सबूत को दबाने जैसा है। यस सर। आप लीगल एक्सपर्ट के रूप में कैसे देखते हैं इसको, देखिए प्रभात और जी, क्या सजा है इसकी? देखिए प्रभात जी, जो पूरी बात इन बहादुर लोगों की मैं सुन रहा हूँ, कभी कभी एक वो मुहावरा है कि कभी कभी सत्य कल्पना से भी ज़्यादा व्यक्ति को भयभीत कर देता है। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिनके कंधों पर ताजराते हिंद चलता है, वह ताजराते हिंद के इन नौजवानों को, इन लोगों ने जिन्होंने जान पर खेलकर नागरिकों की सुरक्षा की, उनके अधिकारों को ये राजनीतिज्ञ निगल गए। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई हो ही नहीं सकती। अब आइए विषय की बात। इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन में मैनिपुलेशन जो है, ये 467, 468 और 471 का अपराध है जी। भारतीय दंड संहिता के 467, 471, इसका 471 का अपराध है। इसमें 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है। जिन अधिकारियों ने ये मैनिपुलेशन किया है, जिन अधिकारियों के, जिन राजनीतिज्ञों के निर्देश पर इस तरह का मैनिपुलेशन किया गया है, इसमें 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा है। और इसके बाद जैसा कि आपने मुझे बताया कि जब इन्होंने वहाँ पर अपनी बात रखी वर्तमान सरकार के समक्ष, तो इनके डॉक्यूमेंट्स को दबा दिया गया। ये क्या है? साक्ष्य के साथ छेड़छाड़, जो कि भारतीय दंड संहिता के धारा 201 के अंतर्गत पनिशेबल है, दंडित किए जाने योग्य है, और इसमें भी 10 साल की सजा है। इसमें भी 10 साल की 10 साल की सजा। गुड। सबसे बड़ी बात जो इसमें सरप्राइजिंग है वो ये है कि जिन लोगों को कार्य दिया गया है देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए, यहाँ की जनता को सुरक्षित करने के लिए, वही आज अपराध में संलिप्त हैं। और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो चाटुकार हैं, उनको आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे रहे हैं, और जो लोग अपनी जान पर खेल करके अपराधियों को मार रहे हैं, जनता को सुरक्षा दे रहे हैं, एक अभय का वातावरण पैदा कर रहे हैं, वो सब इंस्पेक्टर से भर्ती होता है और इंस्पेक्टर से रिटायर हो जाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और जैसा आपने बताया कि ये जो है, अब मैं इसको थोड़ा और क्लैरिफाई कर रहा हूँ, और
मैंने जैसे पहले बताया योगेश जी जी। कि इस स्टोरी को के बीच से गुजरा हूं अंदर जी, से, जी। इसकी आत्मा को मैंने देखा है। जी जैसे आपने कहा ना कि ये जो है ये 467, 468 और 471 का अपराध है। हाँ जी जी। अब मैं इसको और स्पेसिफाई कर दे रहा हूं कि और जो अधिकारी हैं वो बताएंगे कि तथ्यों में अगर थोड़ा भी इधर उधर हो तो उसको हम लोग सुधारेंगे भी। योगेश जी, ये जो जिस तरह से आउट ऑफ टर्न तरक्की एक बहुत ही पायस एक एटीट्यूड है, एक पायस बात है हाँ कि आप किसी वीर को आप आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर उसको एक तरह से उसके सेक्रीफाइसेस को और उसकी वीरता उसका को appreciation सम्मानित होता है। करते हैं। सम्मानित करते हैं। लेकिन जैसा आप ये देख रहे हैं कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को इन लोगों ने, नेताओं ने हर चीज को धंधा बना लिया। हाँ हाँ सही है। मैं एक क्षण के लिए, एक क्षण तो नहीं, 1 मिनट के लिए रोकता हूं। अंदर से ब्रेक की आवाज आ रही है। 1 मिनट, बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर लौटते हैं जल्दी। डंके की चोट डंके की चोट। नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और चूंकि ये विषय इतना रोचक, रोमांचक है और सनसनीखेज है कि इससे ब्रेक पर जाने की कोई का मूड ही नहीं था, कोई दिमाग में था नहीं। खैर, जल्दी से ब्रेक के बाद लौट आए हैं। और योगेश जी, आपको बता दें कि जो एक फर्जीवाड़ा जो शासन की तरफ से हुआ और भर्ती का जो आउट ऑफ टर्न, वही बात हो रही थी कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन एक पायस एक आइडिया था, उसको इन लोगों ने, नेताओं ने बेच दिया। अब आप ये देखिए कि ये जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का जो एक धंधा इन लोगों ने चला लिया था, उस पर हाई कोर्ट ने ध्यान दिया समहाउ और अदर। उस पर हम लोग फिर डिटेल में आएंगे। और इन लोगों ने, हाई कोर्ट ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने कहा कि आप जो हैं, जो जांबाज अधिकारी हैं, वो जांबाज अधिकारियों को अगर कुछ आपको देना ही है तो आप उनको एक अच्छी राशि दीजिए, आप वीरता वित्तीय का उसको पुरस्कार प्रोत्साहन दीजिए। वीरता का पुरस्कार। और कुछ तकनीकी ये है अभी, ये जब तक स्क्रीन पर दर्शक और वक्ता नहीं दिखते तब तक बात कहने में ठीक से अभिव्यक्ति नहीं आती। तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को और कहा कि इनको वित्तीय कुछ आप ये दें और भत्ते दें, ठीक है। और उससे आप इनका हौसला बढ़ाएं। सरकार ने आपराधिक तौर पर वो जो वित्तीय जो सहायता देने की और वो जो प्रोत्साहन कर देना था, उसको तो नहीं दिया। उसके बाद दर्शक दीर्घा ध्यान में रखें कि उसके बाद सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने, उस समय मुख्यमंत्री की प्रमुख सचिव थी अनीता सिंह, स्वनाम धन्य, और उनके साथ एक होम सेक्रेटरी थे, उनका नाम भी, वो भी स्वनाम धन्य ही है, मणि प्रसाद मिश्र। उनके हस्ताक्षर से एक शासनादेश जारी हुआ और वो शासनादेश फर्जी है। मैं इसको आधिकारिक तौर पर कहता हूं, वो जालसाजी है, इसलिए कि उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो गजट नोटिफिकेशन होता है किसी अध्यादेश का, किसी शासनादेश का, वो जो है वो गजट नोटिफिकेशन नहीं है, वो वेबसाइट पर भी नहीं है। और जैसा आप नियम का हवाला दे रहे थे
कि अगर वेबसाइट पे नहीं है कोई शासनादेश तो वो Null and void माना। हाँ, उसे नल एंड वाइड माना जाए। उस शासनादेश को अभी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है ठीक है। और खारिज करने के बाद कहा कि आप जो है सारे प्रमोशन लिस्ट नए तरीके से तैयार करिए। इसका मतलब है कि यह साबित हो गया कि सरकार ने फर्जी किया, बिल्कुल सही। निश्चित रूप से है ना। बिल्कुल। अब सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? योगेश जी, सबसे पहले आपके तरफ आऊंगा और उसके बाद बाकी वक्ताओं बाकी की तरफ आऊंगा। देखिए, इसमें सीधे सीधे प्रभात जी 3 चरण में कार्रवाई होनी चाहिए। पहली चीज कि जिन लोगों ने इस तरह के फर्जीवाड़े में राजनीतिज्ञों के संरक्षण में कार्य किया था उनको लिस्टबद्ध किया जाना चाहिए और उनको दंडित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा स्टेप इसका यह होना चाहिए कि जिनको वास्तव में वो अधिकार मिलना चाहिए था, जो इस फर्जीवाड़े के कारण नहीं मिल पाया, उनको सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और उन्हें वह अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। और तीसरा जो वो ये है कि जिन राजनीतिज्ञों ने इस तरह के फर्जीवाड़े के लिए उकसाया उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई आरंभ की जानी चाहिए, जिससे कि भविष्य में राजनीतिज्ञ इन अधिकारियों के कंधे पर रख के बंदूक चला करके ऐसे जाबाज सिपाहियों के अधिकार के साथ मजाक न कर सके। ये 3 स्टेप इसके एकदम साफ। ये तो लीगल ये है जी। और ये योगेश जी आपको मैं दिखाऊं कि जैसा मैंने दर्शक दीर्घा को भी बताया जी। कि अगर कोई शासनादेश निकलता है और उसका कंफर्मेशन सरकार करती है, हाँ। वो ये गजट इस फॉर्म में होता है, है, गजट ये फॉर्म। गजट नोटिफिकेशन बिल्कुल सही। ये होता है। बिल्कुल सही। अब मैं दर्शक दीर्घा के सामने ये भी रखता हूँ, ये है मणि प्रसाद मिश्रा का वो फर्जी आदेश जो उन्होंने अपनी मर्जी से जारी किया। इसका कोई नियम से कोई मतलब नहीं था ठीक। और इसको केवल ये रखा कि नेताओं का जो धंधा चल रहा था आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर, उसको वो धंधा चलता रहे। ठीक है। अब ये बताएं, अब मैं गुप्ता साहब आपके पास आ रहा हूं और सिंह साहब आपके पास भी आऊंगा इसके बाद, इसलिए कि इसकी जो लीगल लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है और लीगल के पहले आपने एक प्रशासनिक लड़ाई लड़ी है, तो ये प्रशासनिक लड़ाई के बारे में बताइए कि आपने अपने आला अधिकारियों को इसके बारे में कैसे सतर्क किया और आला अधिकारियों ने, जो डीजीपी शीर्ष अधिकारी होते हैं, उन्होंने इस पर क्या एक्ट किया और क्या काम किया? गुप्ता जी बताइए। हाँ जी, जब इस शासनादेश के आधार पर एक नई सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई इंस्पेक्टर्स की, ये शासनादेश ये कहता था कि जिन जिन पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जिस तिथि से मिला है क्षमा करिएगा, उसी तिथि से उनको कन्फर्म इंस्पेक्टर मान लिया जाएगा और ये पद जो अभी तक एक्स कैडर होता था, मतलब कहने का ये है कि जिस किसी अधिकारी को भी 1 रैंक प्रमोशन आउट ऑफ टर्न के रूप में दिया गया वो एडहाक होता था और एक्स कैडर होता था, निसंवर्गीय होता था, तदर्थ होता था। और जब उसके बैच का रेगुलर प्रमोशन, उसके कैडर का जो प्रमोशन होता था, नेक्स्ट प्रमोशन इंस्पेक्टर के पद तब पर, उसमें शामिल होगा, तब वो उस टीम में शामिल हो जाता था और डीएसपी की प्रमोशन के लिए वो अपने बैच के, अपने कैडर में जिस स्थान पर होता था उस क्रम के अनुसार उसका डीएसपी का प्रमोशन होता था। ये पूरा नियम कानून इसीलिए बना हुआ था। उन सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करते हुए ये शासनादेश जो 23 जुलाई 15 को जारी हुआ श्री मणि प्रसाद मिश्रा तत्कालीन गृह सचिव द्वारा, जिसने ये रास्ता खोल दिया कि जिन जिन लोगों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन फर्जी तरीके से पूर्व में दिया जा चुका है, उनको पुनः उपकृत करने के लिए या सरकार की कृपा देने के लिए ये शासनादेश फर्जी तौर पर लाया गया और उसके आधार पर एक सीनियरिटी लिस्ट बनी जिसमें 32-34 साल की सेवा करने वाले। एक मिनट के लिए आ रहा हूँ, माफी चाहता हूँ जी, लेकिन आप स्पेसिफिक सवाल ये है कि ये जो फर्जीवाड़ा हुआ और इस तरह से जो एक अपने मर्जी की जो तरक्की की लिस्ट बना ली गई, इस पर आपका रिप्रेजेंटेशन डीजीपी के पास गया कि नहीं? जी, जैसे ही ये लिस्ट पब्लिश हुई, हम लोगों के संज्ञान में आई, तत्कालीन डीजी महोदय को हम लोगों ने लिखित रूप में प्रार्थना कौन थे? एक जैन साहब थे या कौन थे? नहीं, उस समय सुलखान सिंह जी थे, डीजीपी साहब ओपी सिंह के पहले। जी, उनसे हम लोग व्यक्तिगत रूप से भी 3 बार मिले। इन सब चीज़ों को उनको अवगत भी कराया गया, लेकिन उनका जवाब हम लोगों को लिखित रूप में ये मिला कि ये सारी चीज़ें जो है वो मणि प्रसाद मिश्रा के शासनादेश के नियमों के अनुसार की जा रही है। विचित्र हाल है जी। उसके बाद
उसके बाद फिर जो जूनियर आउट ऑफ टर्न प्रोमोटी इंस्पेक्टर्स थे उनको डीएसपी का प्रमोशन दे दिया गया। इसके खिलाफ फिर हम लोग हाई कोर्ट में भी गए। हाई कोर्ट में माननीय हाई कोर्ट ने, और आप लोग अपने अपने जूनियर अधिकारियों के नीचे काम करते रहे। हाँ, उस बीच में तमाम लोग हमारे साथी सबसे लोग, वेदनादायक पक्ष पीड़ादायक यही है इसका। पक्ष इसका यही है कि हम लोगों को परिस्थिति जन्य मजबूरी में अपने से बहुत कनिष्ठ अधिकारियों के अंतर्गत अधीन रह करके कार्य किया गया। मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि क्या कोई उच्च अधिकारी अपने से एक दिन कनिष्ठ व्यक्ति के अंतर्गत अधीन कार्य करने को तैयार है? आप किसी से प्रश्न करके पूछ लीजिए, देखिए उसके चेहरे पे पीड़ा तुरंत झलक उठेगी। बिल्कुल सही बात है ये कि कोई व्यक्ति इस तरह से तैयार नहीं होंगे करने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है जी अभी खारिज हो गया, मणिप्रसाद मिश्र का जो आदेश है जी ये तथाकथित शासनादेश, जी तथा ये खारिज हो गया। जी अब जब खारिज हो गया, योगेश जी मैं आपकी तरफ हूं। जी जी। अब जब ये आदेश खारिज हो गया और हाई कोर्ट ने कहा, अब देखिए सरकार की जो है वो बेशर्मी देखिए कि घोटाला किया अखिलेश सरकार ने। ठीक है। इस सरकार का देखिए, ये जो है ये राजनीतिक दल, ये बात थोड़ी सी अलग हटके है, लेकिन ये जो राजनीतिक दल हैं ये केवल सार्वजनिक मंचों पर अपनी कुश्ती दिखाते हैं। ये अंदर में सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और एक दूसरे को बचाने का काम करते हैं। अब जब हाई कोर्ट ने मणिप्रसाद मिश्र का आदेश, वो तथाकथित आदेश खारिज कर दिया जी, और सरकार को कहा कि 2 महीने के अंदर आप नई तरक्की लिस्ट बनाएं, प्रमोशन लिस्ट बनाएं और उस पर एक्ट करें। यह तरक्की लिस्ट जो है वो बनी नहीं, अभी तक कोई कंप्लायंस नहीं है। अब सवाल मेरा दूसरा है एक तकनीकी, कि ये जो अधिकारी फर्जी तरीके से जो बनाए गए थे, प्रमोट किए गए थे, विभिन्न महकमों के डीएसपी बने हुए साहब बैठे हैं, सेवादार, ये जो सेवादार हैं ये चुनाव में कौन सा रोल अदा करेंगे? इसलिए कि योगेश जी अब तो वो उनका प्रमोशन ही नल एंड वॉइड है। हाँ सही है। तो ये जो एक संवैधानिक और कानूनी रिक्तता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं प्रभात जी। पहली चीज तो ये है कि कायदे से उनको अपनी जगहों से वापस उन्हीं जगहों पर भेज दिया गया है। कोर्ट के आदेश के रद्द करने के उपरांत ऑटोमेटिक चले जाएंगे वो जहां से प्रमोट किए गए। जी, लेकिन गए नहीं। वो डीएसपी बने हुए, उनको दरोगा हो जाना चाहिए था, इंस्पेक्टर होना चाहिए था। ये शासन का अनैतिक संरक्षण है, विधि विरुद्ध संरक्षण है उन लोगों को चुनाव के लिए, क्योंकि वो लोग चुनाव मतलब नेताओं के पालागी के कारण ही इस तरह का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाए थे। तो निश्चित तौर से वो अगर डीवाईएसपी बने रहेंगे तो इन नेताओं को आउट ऑफ टर्न चुनाव लड़ने में मदद मिलेगी। इसलिए इस चुनाव को ही गलत तरीके से जीतने की मंशा से वर्तमान राजनीतिज्ञ उन लोगों को जानबूझ के हीरा हवाली करके नीचे वापस उनकी जगहों पर नहीं पहुंचाना चाहते हैं, जो कि एक विधि विरुद्ध कृत्य है। ये इसका जो है योगेश जी, इसका लीगल रेमिफिकेशन क्या हो सकता है अब? इसलिए जी, कि वो बात पूरी कर दें। बिल्कुल। इसलिए कि ये जो जब हाई कोर्ट का आदेश आया, तो हाई कोर्ट का आदेश जब आया तो नेचुरल है कि ये एक प्रतीक्षा थी कि सरकार इसके खिलाफ अपील में जा सकती अपील में जा सकती, लेकिन सरकार ने अपील में जाना उचित नहीं समझा होगा। ठीक है। इसका मतलब है कि सरकार की यह मौन स्वीकृति है, मतलब मैं गलत हूं, गिल्टी है जी, एक मौन स्वीकृति हो गई। हाँ। अब जो लोग फर्जी तरीके से डीएसपी बनाए गए थे उसमें से कुछ लोग अपील में गए हों, हाँ। वो एक अलग ये है, वो हमारे डिबेट का मसला नहीं है। हाँ। जिन लोगों ने फर्जीवाड़े से तरक्की पाई हो, लेकिन जो लीगल रेमिफिकेशन की बात होती है, तो अब जो है ये कहां फंसता है और क्या आगे रेमेडी हो सकती है लीगल, इस पर बात। देखिए, चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन हो जाने के बाद इस विषय पर आज वर्तमान स्थिति में चुनाव आयोग को ही निर्णय लेना चाहिए कि ये ड्यूटी की तैनाती इन लोगों को भेजे या ना भेजे, नंबर 1। नंबर 2 ये कि कोर्ट ने जब एक बार इनके आदेशों को निरस्त कर दिया तो चुनाव आयोग की यह नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि इनको बतौर डीवाईएसपी उन जगहों पर पोस्ट ना करें। और अगर ये करते हैं तो कोई भी मतदाता जो इससे प्रभावित हो रहा है उसको ये विधिक अधिकार है कि इस तरह के व्यक्ति जिनको उस पद पर बने रहने का कोई विधिक अधिकार नहीं है, वो यदि चुनाव कंडक्ट कराने में अपनी भूमिका अदा करते हैं तो वो न्यायालय से जाकर के उस व्यक्ति को हटाए जाने के लिए अपना एक आदेश ले सकते हैं।
अब मैं आप लोगों की तरफ हूं, इसलिए कि अब ये दारोमदार आप पर है, इसलिए कि अब जो है आप एडिशनल एसपी का वो जो है वेतन पाते रहे, जूनियर अधिकारी के अंडर में खटते रहे, काम करते रहे और इंस्पेक्टर बने हुए रिटायर हो गए। तो आप अपने अधिकार की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें क्या आपने इस एंगल से सोचा है कि यह चुनाव का समय है और इस पर चुनाव आयोग के समक्ष दरवाजा खटखटाना चाहिए? गुप्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैंने भी और श्री एसके सिंह हमारे साथ बैठे हैं, सभी लोगों ने इस हाई कोर्ट के आदेश को का हवाला देते हुए और आदेश की कॉपी को संलग्न करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार नई दिल्ली को प्रार्थना पत्र भेजा है, जिसमें सारी बातों का उल्लेख करते हुए कि ये पक्षपाती अधिकारी हैं, ये किसी सरकार द्वारा या राजनीतिक संरक्षण में भ्रष्टाचार के माध्यम से ये प्रमोट हुए हैं और इनसे निष्पक्ष चुनाव संचालन कराने नेचुरल है, की स्वाभाविक रूप से उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए एक तो इनको तत्काल निरस्त कर देना चाहिए और हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को इनको पदावनत करने का आदेश भी तुरंत देना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आवेदन प्रार्थना पत्र के माध्यम से, मेल के माध्यम से, हर तरीके से हम लोगों ने कर दिया है। अच्छा, लेकिन अभी भी चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और योगेश जी, अब चुनाव आयोग की जो बात है, तो चुनाव आयोग के बारे में तो आप हमारे साथ कई बार डिबेट में रह चुके हैं और हम लोगों की चर्चा ये हो चुकी है कि चुनाव आयोग से कैसे उम्मीद की जाए कि चुनाव आयोग इस मामले में न्यायिक कार्य करे, जब चुनाव आयुक्त ही घोटाले के विभिन्न आरोपों से निकलते हुए अमित शाह से की तरफ से बचाते हुए उनको चुनाव आयुक्त बना दिया गया हो। तो ऐसे चुनाव आयुक्तों के समय, मैं तो बिल्कुल ही साफ साफ कह रहा हूँ और आधिकारिक तौर पे कह रहा हूँ कि इस तरह से कैसे संभव हो सकता है? नहीं संभव। तो अब तो ये है कि क्या भारतवर्ष में न्याय के बारे में सोचना ही बंद कर दिया जाना चाहिए? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है प्रभात जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में जो रिट की व्यवस्था है जी, इसमें 5 तरह के रिटों का वर्णन आता है। उसमें एक तरह की प्रक्रिया ये भी है कि जो व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है वास्तव में विधि के अनुसार वह व्यक्ति उस पद के योग्य नहीं है और गलत तरीके से उस पद पर बैठा है, तो हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को उस कार्य को करने से रोक दे। ये व्यवस्था है। अगर आपके रिप्रेजेंटेशन पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया है और रिप्रेजेंटेशन की अवधि अगर 15-20 दिन हो गई है जिस पर एक्शन होना चाहिए जो नहीं हुआ है, तो इनको रिट में जाकर के उस तरह की पूरी एक लिस्ट जो इस तरह के गलत लोगों के प्रमोशन की थी उसको रोके जाने के लिए एक पिटीशन फाइल करें। कोर्ट डायरेक्शन देगी कि ये लोग इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऐसा कर सकते, ऐसा कर सकते, तो ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं? अब जैसा संबंध में लीगल अपने एक परामर्श साथियों- आपके सामने आया है, तो इसके बारे में ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कर रहे हैं? कुछ सोचा है आप लोगों ने? अब अभी तक तो नहीं सोचा गया है, लेकिन ये विचार किया जा रहा है क्योंकि डिप्टी जो इंस्पेक्टर से डिप्टी एसपी अवैध तरीके से प्रमोट किए गए हैं और माननीय हाईकोर्ट ने उनके प्रमोशन को निरस्त कर दिया है, तो ये किसी न किसी से ओबलाइज्ड होकर के उन पदों तक पहुँचे हैं, तो निश्चित रूप से ये रिटर्न गिफ्ट चुनाव में देना चाहेंगे। तो मेरा चुनाव आयोग बहुत से सही यही बात कर रहे हैं, अनुरोध है। रिटर्न गिफ्ट देने के लिए गए हैं ये। इनकी निष्पक्षता ही तो इस नहीं, तो ये बताएं ये ऐसे कि ये रिटर्न गिफ्ट को देने से रोकने के लिए कोई लीगल आपको तो मतलब कोई फार्मूला तो सोचना होगा ना आपको। अब हम लोग निरीह प्राणी हैं, हम लोग विभिन्न स्टेजेस पे जो है अपना निवेदन प्रस्तुत करते हैं जी। स्वीकार न करना अब करना। मैं योगेश जी आपकी तरफ फिर से हूँ, जी सर। क्योंकि देखिए ये जो है ये भारतवर्ष का ये भारतीय लोकतंत्र का एक अजीबोगरीब सा पहलू है। अच्छा, इसमें हम दोनों एंगल से भी सोचते हैं कि ये एक विनम्र पहलू भी है और एक संतोष कर लेने वाला जो भाव है, सहिष्णु वाला भाव, तो वो जो है वो भी साथ में काम करता है। तो जो जिस जॉब में रहते हैं उनका जो अनुशासन है, सारे जॉब का अपना अपना अनुशासन है और अपना अपना चरित्र है, ठीक है। और वो चरित्र आदमी जीने लगता है। तो एक पुलिस अधिकारी जो पूरा जीवन पुलिस में देता है वो एक अनुशासित ये है, तो उसके इसमें थोड़ी सी बाधा मैं समझता हूँ। ठीक है।
इसलिए कि मैं खुद को अगर रख के देखता हूं, और मैं दर्शक दीर्घा से कह रही हूं कि अगर मैं खुद को रखता हूं कि अगर मैं सिंह साहब की तरफ होता तो मैं सबसे पहले अदालत में मुख्यमंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहता हाँ हाँ सही। कि अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, और मणि प्रसाद मिश्रा के खिलाफ तो एकदम तत्काल ही एफआईआर दर्ज हो। उनको ऐसा कोई लीगल सस्पेंड किया प्रावधान जाना में खोजता। तत्काल सस्पेंड करके उनके ऊपर कार्रवाई शुरू इनके ये तो बिल्कुल ही आपराधिक कृत्य है। बिल्कुल है। सारी इलीगल कार्रवाई का बेस ही उनका जो है वो ऑर्डर है। हाँ, तो अब बेसिक ये है कि आपकी इतनी जमात जो है, जो भुक्तभोगी जमात है, वो जमात अगर आप लीगल तरीके से देखिए, बेसिक बात ये है कि ये जो है हम कोई मीडिया ट्रायल तो कर नहीं रहे हैं। हाँ हाँ और हम जो हैं, हम आपको इस बात के लिए देखिए, हम जो हैं वो जनता के अधिकारों के प्रति हमारा उसको जागरूक करना मेरा दायित्व है, और ये हमारा फोरम है। अगर पत्रकारिता का सही फोरम अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो इस बात के लिए है कि वो जनता को सूचित भी करे, शिक्षित भी करे। शिक्षित भी कर सही है। और मैं उसको अधिकारों के प्रति शिक्षित करता हूं, उसको जागरूक करने का प्रयास है, हाँ, अभियान है। सही सही। अब ये जो अभियान है, इस अभियान में आप कितना आगे चलते हैं हाँ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही। अब लेकिन एक सामाजिक नागरिक होने के नाते, नागरिकीय जो दायित्व है योगेश जी, उसमें एक सामान्य नागरिक अगर चाहे कि इस मामले में लीगल तरीके से हम अरे सर बहुत आसान है, अगर ये लोग हिम्मत बांध लें। जी, आप एक निर्दलीय कैंडिडेट का पर्चा भर दीजिए लोकसभा चुनाव में, अब आप हो गए कैंडिडेट। अब आपको पूरा अधिकार है ये कहने का कि साहब ये जो अधिकारी यहाँ चुनाव के लिए नियुक्त किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है, क्योंकि इसको वो पद पे बैठे ही नहीं है जिस पद को बता करके यहाँ नियुक्त किया जा रहा है। तो वो तुरंत चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेगी, और एक्शन ले आप लोगों की संख्या 150-200 जो भी है, 150-200 यहाँ पर लोकसभाएं हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सब जगह से एक पर्चा भर दीजिए और पूरे उत्तर प्रदेश की चुनाव व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दीजिए। ये तो आपके हाथ का विषय है। क्या बात है, बहुत ही अच्छा सुझाव है। और मुझको तो लगता है कि काश मैं उधर होता। लेकिन ये एक गंभीर मसले में एक बहुत ही मतलब हास्य की तरह तो लगा, और लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन सुझाव है जी जी। कि इस तरह से कोई एक लीगल एक फार्मूला हम कहते हैं किसी एक सीट पर आप खो जाइए जी, और किसी एक सीट पर, जैसे मतलब कोई महत्वपूर्ण, जैसे अपने यहाँ राजनाथ सिंह जी लड़ते हैं, बनारस से मोदी जी लड़ते हैं, किसी एक सीट पर आप निर्दलीय भर दीजिए किसी भी बड़े नेता के खिलाफ, और वहां जो अधिकारी की नियुक्ति है बस उसी पर अड़ जाइए कि साहब ये आदमी पद पे है ही नहीं। अब ये योगेश जी, बड़ा इंटरनेशनल न्यूज है। ये एक बड़ी अजीब बात है कि हमारे पास उन लोगों की भी फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है, जो लोग पैर छूते थे हाँ हाँ और सेवादारी करते थे और वो तरक्की पा गए। हाँ, उसमें देखिए प्रभात जी, इस पर थोड़ा मेरा विचार अलग है जी। पुलिस की जो स्थापना की गई थी, ये 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति के बाद 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने सार्वजनिक स्थान पर उल्टा लटकाकर जिंदा जला दिया था, और उस जला देने के सरकारी गजेट्स मौजूद हैं। उसके बाद जो जन विद्रोह पनपा अंग्रेजों के खिलाफ, उनको दबाने के लिए 1861 में पुलिस रेगुलेशन एक्ट बनाया गया, और पुलिस वालों का काम ही यह था कि जनता को मार पीट के वो काम कराओ जो शासन चाहता है। ये लोग भी उसी का पार्ट रहे हैं। तो उस व्यवस्था के तहत जब आप चलते चले आ रहे हैं, तो शासन बदल गया, देश आज़ाद हो गया, व्यवस्थाएं बदल गई, सब कुछ होता चला गया, लेकिन आपके यहाँ का जो सिस्टम है, पुलिसिया का जो सिस्टम है, वो सिस्टम आज भी पुलिस वैसे ही चल रही है जैसे अंग्रेजों ने जिस मंशा और उद्देश्य से पुलिस को स्थापित किया था। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, और इस प्रसंग में इसका, चूंकि हम लोग जो है खबर के जरिए बहुत सारी ऐसी बातें भी करते हैं जो जिसको जनता दीर्घ तक पहुंचना चाहिए जी। कि अभी तक देखिए 1861 का जो पुलिस कानून है जी जी, और उसमें उसके सुधार के बारे में, संशोधन के बारे में किसी भी कोई सरकार ने चिंता सोचा ही नहीं, कोई चिंता नहीं। है ना। पुलिस का इस्तेमाल तमाम होता रहा और अपनी नहीं सर, जरूरतों, पुलिस अधिकारी भी नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर सुधार हो जाएगा तो जो हमारी बेईमानी की कमाई है वो रुक जाएगी। हाँ ये है, लेकिन पुलिस इसलिए पुलिस अधिकारी भी इंटरेस्टेड नहीं है अधिकारियों के सुधार अपने अधिकार हैं, सीमित अधिकार वो हैं। अपने अधिकारों में और काम करना चाहते हैं। आप ये सोचिए कि नेताओं ने अपने अपने फायदे के, फायदे के लिए हितों का ध्यान रखते हुए संविधान में तमाम संशोधन किए, बिल्कुल बिल्कुल, इस पर कोई नहीं लेकिन किया। पुलिस के रिफॉर्म के बारे ना, में कोई ये नहीं हुआ। कोई- और लेकिन मैं एक रेफरेंस में देख रहा था, मेरे पास है वो, कि उस पर फिर मैं आता हूं जी जी और तरक्की वाले मसले पे, कि कोई एक प्रस्ताव तरक्की का गया था। सिंह साहब और गुप्ता जी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस हेल्म में आप रहे हैं,
तो एक प्रस्ताव गया था और यह प्रस्ताव उस समय डीजीपी एके जैन साहब थे और एके जैन ने वह प्रस्ताव सरकार को वापस कर दिया था। वो एक साहस का काम था। भले ठीक है कि वो प्रस्ताव जो है वो बाद में फर्जीवाड़ा करके किसी तरह से सरकार ने ये किया एके जैन के साथ जाने के बाद, लेकिन वो प्रसंग थोड़ा जनता दीर्घा के पास आना चाहिए और जो अच्छे काम हुए हो किसी ने भी किए हो उसको रेखांकित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। तो एके जैन साहब ने, अचानक मेरा ध्यान गया इस पे कि उन्होंने जो शासन को प्रस्ताव लौटाया था वो क्या था, थोड़ा स्पेसिफिक बताएं। श्री एके जैन सर बहुत ही अच्छे कानून के जानकार, बहुत ही मेहनती और उच्च स्तरीय प्रतिभा के धनी आदमी थे। आज की डेट में लगभग उनके समकक्ष किसी भी उच्चाधिकारी को मैं पाता नहीं हूं। जहां तक पुलिस वर्किंग का सवाल है, कैडर मैनेजमेंट का सवाल है, अपनी सीमाओं में आखिरी 2 मिनट बचा है इसलिए जल्दी से अपनी बात कह दें। अपनी सीमाओं में रहते हुए उन्होंने जिस विभाग में भी काम किया, काफी उनका कौन सा प्रस्ताव था जिसको सरकार का प्रस्ताव मैं उसी लौटाया? बात पर आ रहा हूं। जी, इन लोगों ने जो इसमें संदर्भ में सब चर्चा हुई है, इन सारे लोगों ने उच्च शासन के उच्च स्तर से दबाव डलवाया था उस समय में, जहां तक मेरी जानकारी है, और उसी आधार पर तमाम चिट्ठियां और टेलीफोनिक आदेश टेलीफोन कराए गए थे उनको, जिसकी पूरी वैधानिक समीक्षा श्री एके जैन साहब के द्वारा करते हुए एक लंबा पत्र लिखा गया है, जो पत्र आपके पास रखा हुआ है, डिटेल बताना संभव नहीं है। उसमें प्रस्तरवार, पॉइंट वाइज उन्होंने इनके सारे तर्कों को अवैधानिक सिद्ध करते हुए लिखा कि इस प्रकार से प्रमोशन देना संभव नहीं है, अतः आपके प्रार्थना पत्रों को रिजेक्ट किया जाता है। तो आपके डीजीपी होते हुए जब एके जैन साहब ने ऐसा लिखा तो ये तो एक बड़ा लीगल आधार भी है। बिल्कुल है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल अपनी है। कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो एक डीजीपी इस तरह से सरकार को प्रस्ताव लौटा रहा है, बहुत तो बड़ी ये एक बड़ा आधार है, जैसा मैं समझता हूँ। बड़ी बात है, बड़ी बात है सर। तो इसका क्या इस्तेमाल आपने किया? जो हम लोगों ने शुरुआती, मैं कहना चाहूँगा, नहीं, मुझको स्पेसिफिक बताइए, समय बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझको स्पेसिफिक बताइए जो- कि एके जैन साहब के लेटर को आपने हाईकोर्ट के सामने रखा कि नहीं? जी बिल्कुल रखा गया है। 2016 में जब प्रथम याचिका हम लोगों ने यहाँ लखनऊ अभी में की बात बताइए। रखा गया है हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट रिट में याचिका रखा में वो गया। सम्मिलित है पत्र। ये सम्मिलित पत्र है। और उसी को कंसीडर करते हुए हाईकोर्ट ने इस तरह का डायरेक्शन दिया। अच्छा जी। चलिए, मैं जो हूँ, चूंकि समय खत्म है, आपका जो विषय ऐसा ये है, घनघोर है कि इस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन समय खत्म हो गया सिंह साहब, और मैं इसको समेट रहा हूँ। और आप जितने भी योद्धा हैं, योद्धा का जो मतलब है उसको आप लोग पढ़े लिखे और सब लोग एक बड़े महत्वपूर्ण महकमों में रहते हुए आप आए हैं, तो योद्धा का मतलब समझते हैं और इसके पीछे जो मेरा आह्वान छुपा हुआ है वो समझते हैं। इसलिए कि अपने अधिकार के अगर सचेत और सतर्क नहीं होंगे तो इस तरह से भारतीय लोकतंत्र धूमिल होता चला जाएगा। और हम लोगों का जो ये जो कार्यक्रम होता है वो कमोबेश इस बात के लिए भी है कि हम अपने लोकतंत्र को जिंदा कैसे रखें, जिलाए कैसे रखें। बिल्कुल सही। मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं अपने संस्था की तरफ से भी और योगेश जी की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जितने भी बाहर हमारे जो पुलिस के साथी हैं बैठे हुए, जो भुक्तभोगी हैं, ये एक अजीबोगरीब बात है कि पुलिस के भुक्तभोगी अधिकारी जो भी बाहर बैठे हैं और जो इस लड़ाई में शरीक हैं, मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और यह भी आश्वस्त करता हूं कि इस खबर को मैं छोड़ूंगा नहीं, इसके फॉलोअप भी मैं करूंगा। ये मैं आपको भी आश्वस्त करता हूं और दर्शक दीर्घा को भी। आज के लिए इतना ही। फिर अगले हफ्ते डंके की चोट पर हम कोई नई, खास और खोजी खबर लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। डंके की चोट